हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SKI। तो यहाँ पे आज हम ऑफिशियली शुरुआत करते हैं आपके NCERT के बैच की। आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर आपको इन्फॉर्म किया है कि हम NCERT जो है वो कंप्लीट कोर्स उसका प्रोवाइड करेंगे। 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की आपकी जितनी भी NCERT जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सबको हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर डील करेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज़ के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के अंदर 6th क्लास की NCERT ज्योग्राफी से हम शुरू कर रहे हैं। सोशल स्टडीज़ की जो ज्योग्राफी है उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे सीखनी है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहली बात तो क्लास 6th NCERT को हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, पृथ्वी हमारा आवास। ये सारी चीज़ें जो हैं 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की ज्योग्राफी वाली तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आप उतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ में समझते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहला चैप्टर हम डील कर रहे हैं, दैट इज सौर मंडल में पृथ्वी। किसके बारे में बात करेंगे? सौर मंडल में। ये जो हमारा पूरा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें पृथ्वी की क्या लोकेशन है, कहाँ पे प्रेजेंट है और उसको हम क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या बताया हुआ है। बुक के अंदर आपको बताया है कि जैसे ही आप रात के आसमान में देखते हैं, आपको बहुत सारे इस तरीके से चांद और तारे जो हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे बॉडीज दिखाई देंगी, बहुत सारे चांद तारे दिखाई देंगे। और नॉर्मली इन्होंने दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी जो हम सबको पहले से पता होती है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी से हम क्या है, थोड़े से अवगत हैं। अगर नहीं है तो आज सीख लेंगे। पूर्णिमा क्या होती है और अमावस्या क्या होती है। ठीक है, और एक और नाम हम इसका सीख लेंगे, पूर्ण चंद्रमा की रात और नए चांद की रात। ठीक है, तो पूरा चांद जब दिखता है हमको तो उसको हम कहते हैं पूर्ण चंद्रमा की रात्रि, दैट इज पूर्णिमा। अगर 15 दिन के बाद आप देखोगे तो आपको ये चंद्रमा नहीं दिखेगा, उसको हम कहते हैं नए चांद की रात, नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या। ठीक है, तो ये तो हमको वैसे ही पता होता है, डे टू डे लाइफ में भी हमको पता ही होती है। पूर्णिमा मतलब पूरे चांद की रात, अमावस्या का मतलब है उस दिन हमको चांद नहीं दिखने वाला है। 15 दिन के अंदर ये गैप्स जो हैं हमको दिखाई देते रहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपके NCERT के अंदर ये क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया हुआ है कि हमको ये सारी चीज़ें अगर रात में दिखती हैं तो दिन के अंदर क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? क्योंकि दिन के अंदर सूर्य का अत्यधिक प्रकाश जो होता है वो आपके वहाँ पे उपलब्ध होता है। सूर्य का अत्यधिक प्रकाश पड़ने के कारण ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दिन के समय में आपको दिखलाई नहीं प्रतीत होती, जबकि रात के समय में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिखलाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब हम समझते हैं सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड जो है वो क्या होते हैं? देखिए, रात के समय में आप आसमान में देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें आपको रात्रि के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, किसी की शेप आपको समझ में आ रही है, किसी की शेप आपको समझ में नहीं आ रही, जितनी चीज़ें आपके लिए विजिबल हैं, जो दिखाई दे रही हैं रात्रि के आसमान में, उन सभी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ये खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी जो होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वो बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और उनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। अगर अपनी ऊष्मा और प्रकाश है तो इससे धीरे धीरे ऊष्मा और प्रकाश जो है वो रिलीज होता रहेगा। ध्यान से समझिएगा इसको। मैं कह रही हूँ एक सेलेस्टियल बॉडी खगोलीय पिंड क्या होते हैं? रात के समय में भाई जो भी आपको आसमान में दिखता है, सारी की सारी चीज़ों को आप मान लीजिए खगोलीय पिंड है। ठीक है, अब वो खगोलीय पिंड में कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हैं, गर्म हैं और उनमें अपनी ऊष्मा यानी हीट और अपना प्रकाश यानी अपनी लाइट जो है वो होती है। जब किसी में हीट है और लाइट है तो वो उस चीज़ को आपके बाहर भी निकालेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये देखो, इससे इसकी हीट भी निकल रही है और आपके क्या निकल रही है? इसकी लाइट भी निकल रही है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका आप समझो सन, सूर्य। सूर्य से क्या उसकी ऊर्जा निकलती है? उसकी गर्मी निकलती है, बिल्कुल हम तक भी आती है अगर हम धूप में खड़े हों तो। अगर उसका प्रकाश की बात करूं तो क्या उसका प्रकाश निकलता है? तो बिल्कुल उसका प्रकाश भी उससे रिलीज होता है। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी खगोलीय पिंड हैं जिनकी अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, उन सभी को हम कहते हैं तारा या स्टार्स। ठीक है, तारा या स्टार्स।
और तारा या स्टार्स जो है उसी का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है सूर्य, सन। सूर्य जो है वो भी एक तारा है, क्योंकि वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है, ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास जो बड़ा है, गर्म है, जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद सेकंड चीज अगर हम देखें, दूसरी तरीके के खगोलीय पिंड कौन से होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता, और उनका नाम होता है ग्रह या प्लैनेट। देखिए, हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, और ग्रह की अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है क्या? नहीं होता। हम सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, इसीलिए जब उसकी साइड हम पे नहीं है तो हमारे यहाँ रात हो जाती है। समझ पा रहे हैं? ये जो स्टार्स हैं इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, इनका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, और इनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट या ग्रह कहते हैं। और प्लैनेट या ग्रह वर्ड जो है, ये शब्द आपके कहाँ से बना है? ये एक ग्रीक शब्द प्लेंटाई से बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक। और परिभ्रमक का मतलब क्या होता है? घूमने वाला। ठीक है, घूमने वाला। तो ये कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं ये लोग? ये सूर्य के चारों तरफ जो है वो घूमे जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए परिभ्रमक। ठीक है, चारों तरफ घूमने वाला। तो ये दो टाइप के खगोलीय पिंड हो गए, इनका अपना ऊष्मा और प्रकाश है, बड़े हैं, गर्म है, और इनके अंदर ऊष्मा और प्रकाश जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए, रात्रि के आसमान में तारे तो दिख गए आपको, ठीक है, तारे तो हमने देख लिए। अब तारों से बहुत सारे तारे मिलके बहुत सारी शेप्स बना लेते हैं, बहुत सारी आकृतियां टाइप की बना लेते हैं। जैसे आपने भी पहले देखा हो, अब तो पोल्यूशन का टाइम है, अब तो उतने ज़्यादा तारे भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, पहले के टाइम में तारे जो है वो ज़्यादा दिखाई देते थे। अभी भी आप गाँव जैसी जगह में जाओगे जहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब पोल्यूशन का लेवल वगैरह नहीं है, तो आपको तब भी तारे जो है बहुत अच्छे से दिखेंगे, जहाँ पे ग्रुप बना के वो बहुत सारी आकृतियाँ बना के रखते हैं। इसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, या इंग्लिश में भी आप टर्म ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिलेशन। अगर मैं यहाँ बात करूँ नक्षत्र मंडल की, तो नक्षत्र मंडल का मतलब क्या है? बहुत सारे तारे जो आपको दिखते हैं रात्रि के समय में, वो बहुत सारी शेप्स यानी आकृतियां बना के रखते हैं ग्रुप के अंदर, उन्हीं को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। दो तरीके के नक्षत्र मंडल के एग्जाम्पल हमारी किताब ने दिए हैं, दैट इज अर्सा मेजर, और इसको क्या बोला है? बिग बियर भी बोला है। और एक जो आप सब ने बचपन से सुना होगा, दैट इज सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। ये देखिए 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बचपन में। जब आप गाँव में गए होंगे तो आपने वहाँ खोजने की भी कोशिश की होगी, कुछ लोगों को दिखा होगा, कुछ लोगों को नहीं दिखा होगा। ये है हमारा सप्तऋषि, और ये किसका एग्जाम्पल है? एक नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है। इसी के साथ में आपकी एनसीईआरटी ने एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दी कि ध्रुव तारा जो होता है उसका अगर पता लगाना हो तो ये सप्तऋषि नक्षत्र मंडल से आप पता लगा सकते हो। देखो ये 2 लाइन में आ गए, अगर ये लाइन के थ्रू ऐसे जाएंगे तो जो इसके बिल्कुल सीधी की तरफ आपको जो तारा दिखेगा, और इसकी पोजीशन फिक्स रहती है, ये हमेशा यहीं रहता है, और किधर की तरफ को ये इंडिकेट करता है? ये प्रदर्शित करता है उत्तर दिशा को। अगर आपको ध्रुव तारा कहीं दिख रहा है तो आप मान के चलिए वो कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। ठीक है, तो ये चीज एक आपके एनसीईआरटी ने एक और बोनस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। ध्रुव तारा जो है वो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की तरफ से, इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, और ये किस दिशा के बारे में आपको बताता है? ये आपको उत्तर दिशा के बारे में बता के जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये हम उन ग्रह की बात कर रहे हैं जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा। देखिएगा जरा, ये है कुछ खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है। ये हैं जिनकी अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं है। इनके बारे में अब हम बात करें। ये देखिए ग्रह, यहाँ पे हम देखते हैं ये सूर्य की तो अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश है। इसके अलावा ये 8 जो हैं ये आपके ग्रह हैं। क्लियर? यहाँ पे हम आए तो ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, जिसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है पृथ्वी की, क्योंकि देखो ये शेप एंड साइज के अंदर लगभग बराबर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें। पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम जो है पानी से ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। आप भी समझते हो ना, जब मतलब पूरे ग्लोब को देखो तो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखता है, तो वहां से भी आप देखोगे तो आपको ब्लू ही कलर दिखेगा। और रीजन क्या है उसका? क्योंकि मैक्सिमम के अंदर वाटर बॉडीज है, इसलिए आप इसको क्या कहते हो? नीला ग्रह कहते हो। इसके बाद इसकी आकृति जो है, शेप जो है, दैट इज भू आभ।
भू-आप का मतलब है ये पोल्स की साइड से, ध्रुवों की तरफ से थोड़ी चपटी है और इधर की तरफ से थोड़ी ऐसी है। अगर मैं शेप बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके की है, यहाँ से थोड़ी चपटी है और इधर से थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी भू-आप, जियोइड जो होता है उस शेप की ये होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मंगल ग्रह आ गया हमारा। फिर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी दिखाई दे रही है। देखिए डायग्राम में ही दिखाई दे रही है आपको, बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। समझेंगे अभी क्षुद्र ग्रह क्या है। 6th क्लास की एनसीईआरटी हमको ये भी बता के जाती है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो उस किनको कहते हैं। तो उसके बाद हमको सबसे पहले बुध ग्रह दिख गया, शुक्र दिख गया, पृथ्वी दिख गया, मंगल दिख गया। ये 4 अंदर की तरफ है, सूर्य के नजदीक हैं और उतने ज्यादा कंपैरेटिवली बड़े नहीं है। इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक या इनर ग्रह कहने का मतलब क्या है, सूर्य के नजदीक में है, पास में है, ठीक है। उसके बाद ये 4 ग्रह जो हैं दैट इज बृहस्पति आपका, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ये 4 ग्रह जो हैं उधर की साइड से इधर हैं, तो ये आपके सूर्य से दूर हैं, ठीक है, और ये आकार में बड़े हैं। इनको क्या कहा, बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट। ये हो गए आंतरिक ग्रह जो कि किससे बने हैं, जो कि बने हैं आपके चट्टानों से। और ये हो गए आपके बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट, जो कि बने हैं गैस और तरल पदार्थ से, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या चीजें क्लियर कट पता होनी चाहिए। आपको इमेज फॉर्म में याद होना चाहिए, पहले शुद्ध ग्रह की पट्टी, 4 इधर है, 4 इधर है, इधर वाले जो हैं वो इनर हो गए, आंतरिक हो गए, इधर वाले बाह्य ग्रह हो गए, ठीक है। उसके बाद में नंबर से याद होना चाहिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो पृथ्वी किस नंबर पे आ रहा है, सूर्य से 3rd नंबर पे आ रहा है, 4थे नंबर पे मंगल आ रहा है। इसके बाद में देखो बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, इनमें से 3 ग्रहों के चारों तरफ मैंने छोटे 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 कुछ छल्ले बनाए हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर पूछा जाए छोटे छोटे छल्ले किस किस ग्रह के चारों तरफ है, तो वो है बृहस्पति के चारों तरफ, यूरेनस के चारों तरफ और शनि के चारों तरफ। क्या इसके अलावा किसी और पे बनाए हैं, नहीं बनाए। तो यहाँ मैं नोट भी कर देती हूँ इस चीज को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये चीजें क्या है, छोटे छल्ले, छल्ले, ठीक है। और ये इसमें भी मिलेंगे और ये इसमें भी आपको मिल रहे हैं। अगर पूछा जाए छोटे छोटे छल्ले किन ग्रहों के चारों तरफ है, तो दैट इज बृहस्पति के, शनि के और यूरेनस के, ठीक है। ये चीजें हो गई। अगर आपको इमेज लेनी है इसकी तो एक बार मैं साइड में हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लूटो के बारे में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम। देखो पहले प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो हमारा है उसने 2006 में निर्णय लिया कि भाई वो जो है मतलब बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट आप उनको कह सकते हो, लेकिन पूरी की तरीके से प्रॉपर ग्रह जो है उसकी कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ में। ये हो गया हमारा वो वाला खगोलीय पिंड जिसके अंदर अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश है। ये सारे हो गए वो वाले खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने सूर्य की बात की, डायग्राम में आपको सूर्य भी दिखा, ठीक है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह और अन्य, देखो जरा यहाँ पे सूर्य की बात की, ग्रह ये सारे दिख ही रहे हैं, क्षुद्र ग्रह आपको दिख ही रहे हैं, अन्य के अंदर क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद उपग्रह यहाँ आपको नहीं दिख रहा, वो भी हम देख लेंगे अभी उपग्रह। ये सारी चीजें मिलके आपके सोलर सिस्टम या सौर तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर सूर्य भी आ जाता है, आपके 8 के 8 ग्रह भी आ जाते हैं, जितने भी उपग्रह हैं वो आ जाते हैं, और अन्य के अंदर क्षुद्र ग्रह भी आ जाते हैं और उल्का पिंड भी आ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं होती, छोटी छोटी बॉडीज ही होती है, अभी डील कर लेंगे इनको क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं सूर्य, ये शब्द कहाँ से आया, तो ये रोमन के सॉल से आया, जिसका मतलब है सूर्य देवता। तो इसी से ये बना है सौर तंत्र या सोलर सिस्टम, ठीक है। सूर्य को देवता बोला गया रोमन पौराणिक कथाओं के अंदर, उसी से एक शब्द आया है सॉल, सॉल का मतलब सूर्य देवता, उसी से सोलर सिस्टम जो है वो शब्द बना। ये पूरा का पूरा हमारा सौर तंत्र है, जिसमें बीच में कौन है, सूर्य है। येलो कलर ही ले रखा मैंने, व्हाइट ले लेते। जिसके बीच के अंदर क्या है, सूर्य है,
और ये सूर्य की क्या है, कक्षाएं हैं। ये देखो इस तरीके से, ये इसकी कक्षा है, ये इसकी कक्षा है, और उसके अलावा इस कक्षा के अंदर बहुत सारी गरम गरम गैसेस हैं जो इस कक्षाओं को और इसके अंदर जो भी मटेरियल है उनको पकड़ के रखती है। एक आकर्षण रहता है, और ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या रहती है, बाइंडेड फॉर्म में या जुड़ी हुई रहती है, ऐसे छूट नहीं जाती एकदम से। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा पूरा सौर तंत्र हो गया, जिसमें सूर्य भी है, बहुत सारी कक्षाओं में ग्रह भी है, उपग्रह भी है, और अन्य बॉडीज जो होती है, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये सारे भी आपको अवेलेबल दिखते हैं। इसके बाद में हम आते हैं उपग्रह के ऊपर। ठीक है, आपने उपग्रह का नाम वैसे भी सुना होगा, आपका जो आपके ये इसरो वगैरह हैं, बहुत सारे उपग्रह वगैरह लॉन्च करते रहते हैं, तब भी आपने सुना होगा। देखो ये उपग्रह हम बात करें नेचुरल उपग्रह की, ठीक है, प्राकृतिक। और जब हम इसरो वगैरह जो आपके सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, उपग्रह लॉन्च करते हैं, वो जो होते हैं वो आपके मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। अगर उपग्रह प्राकृतिक की बात करूं तो ये भी खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की तरह ही ग्रहों के चारों ओर उसी तरीके से चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। जैसे डायग्राम हम दोबारा से देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये सूर्य है, ये सन है आपका। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये आपके पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ जो है एक आपके, इसका कौन है, इसका उपग्रह है मून, चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है। देखो ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसे ही इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाली बॉडी कौन सी है, चंद्रमा या मून है। तो ये इसका उपग्रह हो गया। उपग्रह का मतलब है ऐसी बॉडी, ऐसी खगोलीय पिंड जो कि ग्रह के चारों तरफ उसी तरीके से घूमे जा रहा है जैसे ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमे जा रहा है। अगर मैं इस बड़े वाले डायग्राम में बात करूं तो यहाँ पे देखो ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ चंद्रमा ऐसे ही घूम रहा है जैसे आपके ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये आपका होता है उपग्रह। ये मानव निर्मित उपग्रह नहीं है, ये प्राकृतिक उपग्रह है, हमने नहीं बनाया। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारी कंट्रीज उपग्रह बनाती हैं, तो वो होते हैं मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात करें, ये कितना दूर है, कितना दूर है, तो ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, और उतने ही टाइम में ये अपने अक्ष पे भी घूम लेता है। इसलिए हमको इसका एक ही पार्ट दिखाई देता है हमेशा, ठीक है, दूसरा पार्ट दिखाई नहीं देता, एक ही पार्ट जो है वो दिखाई देता है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले जाने वाले इंसान कौन थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये चीज इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल नॉलेज है, याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम आते हैं, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और है, प्रकाश की गति कितनी है। सोच के देखिए, ये सारी चीजें प्रीलिम्स आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज पूछ ली जाती है। आप चाहे किसी भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लो, डायरेक्ट आ जाता है ये सारी चीजें। फिर हम सोचते हैं हमने लर्न नहीं किए ये सब। 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन मिली हुई आपको, समझ पा रहे हैं आप? इंपॉर्टेंट समझिए 6th क्लास की एनसीईआरटी की। अगर मैं प्रकाश की गति की बात करूं तो प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना किलोमीटर दौड़ लेती है ये? 3 लाख किलोमीटर। एक सेकंड कंप्लीट होते होते 3 लाख किलोमीटर इसने कवर कर भी लिए। अब अगर हम देखें पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश, ये पृथ्वी मान लिया मैंने और ये यहाँ पे सूर्य मान लिया मैंने, ठीक है। इसका प्रकाश यहाँ से देखो स्पीड कितनी ज़्यादा है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक का एरिया ये कवर कर ले रही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का? 8 मिनट का जो है वो समय लगता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, माइंड के अंदर बिठा लीजिएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं और उल्कापिंड क्या होते हैं। देखिए जरा, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में आपको एक तो इनकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। कभी कभी हिंदी के पेपर में भी ये इंग्लिश के अंदर ही लिख के दे देता है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में आपको मिलेंगे। फिर से डायग्राम देख लेते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मिल रहे हैं क्या? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह की पूरी पट्टी मिल रही है। छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये कुछ अलग नहीं होते, ये किसी प्लैनेट के ही छोटे छोटे टुकड़े जब टूट के निकलते रहते हैं, विस्फोट हो जाए किसके अंदर, किसी चीज़ के अंदर, आपके मतलब छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ही इसके अंदर पूरे सोलर सिस्टम में बिखर गए। यही बिखरे हुए टुकड़े जो हैं ये क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, कहाँ गया
ये हम आ गए शुद्ध ग्रह पे। असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। याद रखने वाली बात है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्लियर कट पट्टी आपको दिखेगी कक्षाओं के बीच में, और वो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे शुद्ध ग्रह होंगे। ऐसे ही उल्का पिंड क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये भी आपके पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो जैसे सूर्य के चारों तरफ ये बाकी यहाँ पे 4 प्लैनेट, उसके बाद ये शुद्ध ग्रह की पट्टी, फिर 4 प्लैनेट और चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरीके से ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी चक्कर लगा रहे हैं, और ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, उल्का पिंड्स होते हैं। कई बार ये जो होते हैं पृथ्वी पे आके गिर भी जाते हैं, ताकि घर्षण होता है, फिर जैसे ये अंदर आते हैं एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, और फिर कई बार ये कहीं पे ऐसे गिर जाते हैं जहाँ पे गड्ढा वगैरह भी बन जाता है। तो ये चीज़ें भी आपने देखी होंगी, उल्का पिंड गिरना, ठीक है। तो ये होते हैं आपके उल्का पिंड, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। इतना ही समझना है अभी हमने 6th क्लास में। जब हमारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ेगी 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इससे आगे की कहानी भी हमको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ये शुद्ध ग्रह हो गए और ये उल्का पिंड जो है हमारे हो गए। इसके बाद में देखिए, ये पूरा एक स्ट्रक्चर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर मैं बात करूं, मैं कहाँ पे हूँ, पृथ्वी इस क्लासरूम में, क्लासरूम कहाँ पे है, इस इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये पूरा का पूरा अल्टीमेटली तो मैं सिटी की बात करूँ फरीदाबाद, देन उसके बाद में एनसीआर की बात करूँ, फिर बात करूँ इंडिया, फिर आपके वर्ल्ड मैप में, फिर आप अल्टीमेटली हो कहाँ पे, अर्थ में हो। तो ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ के बाहर की तरफ अगर हम देखें, बहुत सारे चांद तारे, ये सारी चीज़ें हमने दिखने वाली है। ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला लें, ये तो हम एक प्लैनेट पे हम हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्लैनेट हैं, इन सबको मिला के क्या बनता है, सोलर सिस्टम या सौर मंडल। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम को मिला के क्या बनता है, आकाश गंगा, जिसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा होगा, गैलेक्सीज बहुत सारी होती है, ये वाली गैलेक्सी, वो वाली गैलेक्सी, ठीक है। और ये सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती हैं, द यूनिवर्स या ब्रह्मांड। क्या बनाती है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड। साइंस फिक्शन मूवी अगर आप देखते हो, मतलब आयरन मैन और ये सारी चीज़ें, अगर एवेंजर्स मूवी वगैरह भी देखिए, तो आप ये दोनों टर्मिनोलॉजी से क्या होंगे, अवेयर होगे, ठीक है। यूनिवर्स बड़ी चीज़ है, और गैलेक्सी जो है उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज जो है इंक्लूड होंगी। सबसे पहले छोटी यूनिट अर्थ, अर्थ के बाहर देखेंगे बहुत सारे प्लैनेट, तो मिलके सौर मंडल, ये सब मिलके बनते हैं आकाश गंगा, और ये सब मिलके बनते हैं ब्रह्मांड, ठीक है। एक बार मैं सारी स्लाइड जो है वो दिखा देती हूँ आपको। हमने शुरुआत, हमारा चैप्टर जो नंबर 1 है वो हो गया, ठीक है। सौर मंडल में पृथ्वी हमने शुरू किया था। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले ये चीज़ हमको कि दिन में क्यों नहीं दिखते, सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं दिखते हैं। पूर्णिमा चंद्रमा, खगोलीय पिंड 2 टाइप के होते हैं, कुछ तारे होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा या नक्षत्र मंडल, तारों से बहुत सारी विभिन्न आकृतियां बनती है, उसी को कहते हैं नक्षत्र मंडल। इसके बाद में वो तारा दिख रहा है हमको, सूर्य किसका एग्जाम्पल है, तारे का एग्जाम्पल है, और ये किसका एग्जाम्पल है, प्लैनेट या ग्रह के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ये शुद्ध ग्रह की पट्टी दिख रही है, ये छोटे छोटे ग्रह, छोटे छोटे असंख्य छोटे पिंड ही हैं जो इन्हीं से टूट टूट के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह की पट्टी दिखेगी आपको। ये दोनों जुड़वा बहनें बोली जाती है इनको। अगर पृथ्वी का नंबर देखोगे तो सूर्य से 1 2 3 थर्ड नंबर पे ये आती है। अंदर के जो 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक, और बाहर के जो 4 ग्रह हैं उनको बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह हम कहते हैं। ये गैस और किसके बने हैं, आपके तरल पदार्थ के बने हैं। इसके बाद ये पूरा सौर तंत्र हमारा बन गया, सूर्य ग्रह उपग्रह और जितनी भी अन्य बॉडी हैं उससे मिलके। इसके बाद में ये एक उपग्रह की बात हमने कर ली, जो कि चंद्रमा है हमारा उपग्रह, और प्रकाश कितने टाइम में हमारे यहाँ पे पहुँचता है, तो 8 मिनट लग जाते हैं सूर्य के प्रकाश को। शुद्ध ग्रह वही छोटे छोटे पिंड होते हैं, उल्का पिंड भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ऐसे ही चक्कर लगा रहे होते हैं सौर मंडल में हमारे। उसके बाद पृथ्वी है, सोलर सिस्टम है, फिर उसके बाद में सोलर सिस्टम मिलके क्या बनाता है, मिल्की वे गैलेक्सीज बनाता है, आकाश गंगा, और उसके बाद ब्रह्मांड। अच्छा, एक मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और लिखी है, ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। जियो का मतलब होता है भूमि, ठीक है। जियोलॉजिया वर्ड होते ही इसका मतलब अर्थ जो है उसका अध्ययन करना है, ठीक है। जियोमेट्रिया शब्द होते ही अर्थ का मापन करना है। जियोइड सब शब्द होते ही इसका मतलब अर्थ का जो आकार है उसके अनुरूप किसी आकार की आप बात कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। जियोलॉजिया, लॉजी मतलब अध्ययन, टू स्टडी, मेट्रिया मतलब उसका मेजरमेंट मापन करना, ऑइड्स मतलब आकार के अनुरूप, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, ये हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी है, उसका पहला चैप्टर,
ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन में हम सारे चैप्टर में से जो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा क्रक्स निकाल के हम बता देंगे। मतलब इस चीज़ की आपको गारंटी मैं प्रोवाइड करती हूँ, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उस चैप्टर से निकालनी नहीं है। इतनी चीज़ें जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप किसी चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये लेक्चर्स हमारे अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी कॉन्टिन्यूएशन में मैं सारे चैप्टर 6th के पहले कंप्लीट करा दूंगी। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इंग्लिश का वर्जन जो है एनसीईआरटी के लिए, वो भी हम इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अभी तक की बातें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।